हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ी बात पर चर्चा करूंगा कि दल बदल विरोधी कानून आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में, और ये कानून कब अस्तित्व में आया और ये अपने उद्देश्यों में कितना सफल रहा, और क्या आप इसमें संशोधन की ज़रूरत है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न और नीचे है, दल बदल कानून कब लागू नहीं होता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके पहले कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं, तो इसके पहले आप ये जान लें कि इसका इतिहास क्या रहा है, आखिर दल बदल कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। दल बदल कानून जानने से पहले कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसको जानने से पहले आप ये जान लें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका इतिहास क्या रहा है। तो दल बदल का मैं सिंपल पहले आपको बता देता हूँ कि दल बदल का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जिस दल से चुना गया है उस दल को छोड़ करके किसी अन्य राजनीतिक दल में चला जाए, इसी को दल बदल कहते हैं अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो। अब आगे इसके इतिहास पे अगर हम आएँ तो इसके इतिहास का अगर देखें तो दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता मुख्य रूप से 1967 के बाद महसूस हुई। यानी कि 1967 में क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ कि 1967 से पहले तक देश में दल बदल के 500 मामले थे और इनमें से अधिकतर मामले राज्य स्तर पर ही थे। यानी कि राज्य में तो तोड़ फोड़ चलती थी, जो विधायक थे वो पार्टी अपनी बदलते थे, अपनी राजनीतिक दल को किसी से चुने जाते थे और किसी में चले जाते थे। तो इनको रोकने के लिए कोई कानून, जब संविधान बना उस समय स्टार्टिंग में कोई कानून नहीं था भारत में कि इन पर कोई अंकुश लगाया जा सके। लेकिन यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो देश में चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल में अभूतपूर्व मोड़ ले लिया। अब दल बदल इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ गया और विधायक और सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पुराने दल को छोड़कर नए दल में शामिल होने लगे। यानी कि दोस्तों, ये समस्या आप जानते हैं कि शुरू क्यों हुई दल बदल की। जैसे आज की अगर दृष्टिकोण में देखेंगे वर्तमान में, तो पहले जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कोई भी किसी के अंदर इतनी लालसा नहीं थी कि हर किसी के मन में ये था कि हमको चुनाव जीत करके, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में वह लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सुधार की भावना थी कि वह देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए उसके अंदर एक राजनीतिक कीड़ा रहता था। वो जानता था कि अगर मैं ही राजनीति में जाऊंगा तब भी हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कहीं ना कहीं विकास हो पाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जब वो एक बार दो बार विधायक हो लिया, विधायक होने के बाद उनको जो सुख सुविधाएं मिली उसमें कहीं ना कहीं वो फिर लालची हो गए। उनको कहीं ना कहीं लालच सताने लगा, कुर्सी का मोह उनके अंदर पैदा हो गया। तो जब कुर्सी का मोह दोस्तों किसी के अंदर भी पैदा हो जाता है, फिर वह यही सोचने लगता है कि अब कैसे कुर्सी को बचाई जाए। अब जनता जाए भाड़ में, हम जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो तो पता नहीं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमको कुर्सी बचा के रखनी है। अब इस कुर्सी बचाने की जो लोगों के अंदर जो लालच जो पैदा हुआ कुर्सी बचाने का जो, और सत्ता में बने रहने का, उसी की वजह से पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू हुआ। लोग इस पार्टी में से जीतते थे, दूसरी पार्टी में जाते थे, दूसरे से जीतते थे, पहले में इस तरीके से मतलब बहुत सी घटनाएं हुई। तो 1967 से 1972 के दौरान लगभग 50% विधायकों ने कम से कम एक बार अपनी पार्टी का दामन छोड़ा। अब सोचिए कितना विधायक, उसमें 50% लोग कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता से कहीं ना कहीं बहुत दूर चले गए थे। उनके अंदर कोई सिद्धांत, कोई नैतिकता नहीं बची हुई थी। 1960-70 के दशक में ऐसा भी दौर देखा गया जब नेताओं ने एक दिन में दो दो दल बदले। यानी कि अक्टूबर 1967 को हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक दिन के भीतर दो दल बदले। उन्होंने 15 दिन में 3 दल बदले थे। गयालाल पहले कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए और अगले 9 घंटे के भीतर दोबारा जनता पार्टी में लौट आए। तो इस तरीके के भी व्यक्ति थे। इन्हीं के ऊपर वो बना था कहावत, एक आपने सुना होगा, आया राम और गया राम। इन्हीं के ऊपर ये कहावत बनी थी जो काफ़ी दल बदल के नेताओं के ऊपर काफ़ी पॉपुलर हुआ। जो भी दल बदल करते थे उनके ऊपर ये कहावतें कि आया राम गया राम, तो उन पर काफ़ी ये सटीक बैठा था। इसके बाद ही राजनीतिक दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने और अयोग्य घोषित करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो पहले तो शुरू में तो कांग्रेस पार्टी ही थी और कम्युनिस्टों की पार्टी थी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा दल भारत में नहीं थे। लेकिन समय के साथ छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी बनने लगे और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के बनने के साथ क्या हुआ कि समस्याएँ बढ़ने लगीं। पहले जब राष्ट्रीय दल ही था, एक मान लीजिए कांग्रेस और कोई एक दो छोटे मोटे दल थे,
उतनी समस्या नहीं थी। लेकिन जब और भी दल बन गए तो कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां रहती थी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों को वो कहीं ना कहीं पूरा करने में असफल रहीं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ। तो क्षेत्रीय दल अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक दल बनाया, और उसके उन्हीं के आड़ में कहीं ना कहीं वो भी, उनके भी विधायक जीते थे तो बड़ी पार्टी उनके विधायक को तोड़ लेते थे, या फिर धीरे धीरे जब वो भी मजबूत होने लगे तो दो चार दल मिल करके बड़ी पार्टी के विधायक को भी तोड़ना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से जब समस्याएं बढ़ने लगीं तो उस समय ये महसूस हुआ कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिससे क्या है, जनादेश का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अब दल बदल विरोधी कानून, अब आप जान लीजिए कि क्या है दल बदल विरोधी कानून। जो है ये है कि 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन यानी 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। या किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करती थी। यानी कि यह जो है किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करती थी, यानी कि कब कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जाएगा, तो इसका ये निर्धारण करती थी। तो अब इसमें क्या था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के आधार क्या हैं। अब सबसे पहला प्रश्न था कि किन किन आधारों पर किसी व्यक्ति को किसी सदन के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें है पहला है जो आपका सदन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी हो, यानी कि उसने मान लीजिए कि उसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, उसने खुद मान लीजिए जैसे बीजेपी का कोई आपका मान लीजिए कि एमएलए हो या एमपी हो, तो उसने या सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी का A to Z किसी भी पार्टी का हो, और वो स्वतः उस पार्टी को छोड़ दे, तो एक तरीका यह है। तो अब इसमें जो होता कि वह तो सदस्यता छोड़ दे, दूसरा क्या है, अगर वह जो है सदन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध, मान लीजिए कि या तो राजनीतिक दल ने कोई निर्देश दिया हो, उस राजनीतिक दल ने किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए प्राधिकृत किया है, या कोई भी और प्राधिकृत व्यक्ति अगर उसको मतलब किसी कोई निर्देश वो देता है और ऐसे राजनीतिक दल व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, यानी कि अगर वह अपनी राजनीतिक दल जो उसने निर्देश दिया उसके अनुसार अगर कहीं मतदान, मान लीजिए कि पार्टी बोली है कि अगर मतदान करना है और उसके पक्ष में जहां उसने बोला मतदान ना करके किसी और के पक्ष में मतदान कर देता है, या उस पार्टी ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया कि वह भाई निर्देश देगा, जो भी और सदस्य हैं उनको निर्देश देगा कि आपको कैसे कार्य करना है, कहाँ मतदान करना है, या किसी को प्राधिकृत किया, कोई प्राधिकारी है उसको अथराइज किया है, तो इन सब के अगर मान लीजिए कि पूर्व अनुज्ञा के बिना जो कोई सदस्य है पार्टी का जो राजनीतिक दल है, अगर कहीं उनके जहाँ उनके निर्देश हैं, उनकी जहाँ अपनी सेटिंग है, जहाँ वो मत देना चाहते हैं उसके विपरीत अगर कहीं मतदान करता है, या मान लीजिए मतदान नहीं करता है और मतदान से अनुपस्थित रहता है, यानी मतदान करता है मतदान से विरत रहता है, अगर नहीं करता तब भी यह माना जाता है कि वह जो है अपनी राजनीतिक दल से संतुष्ट नहीं, उसके विरोध में है वो। तो विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से 15 दिन के भीतर माफ़ नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति अगर मतदान कर दिया है किसी दूसरी पार्टी को, या मतदान नहीं किया है, ऐसी कंडीशन के बाद अगर वह राजनीतिक दल व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे मतदान या मतदान से विरत रहने के 15 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर अगर मान लीजिए उसने अगर माफ़ नहीं किया, उस पार्टी ने या व्यक्ति या उस दल ने अगर माफ़ नहीं किया है, तो उसकी सदस्यता जो होती है वह रद्द हो जाती है उस पार्टी से, ठीक, सदन की सदस्यता उसकी चली जाती है। दूसरा है कि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य है यदि वह अपने निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि बहुत से लोग हैं पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, सिंबल पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस और भी अन्य प्रदेशों में जो पार्टियाँ हैं एनसीपी या जो भी है शिवसेना, मतलब ढेर सारी पार्टियाँ पूरे भारत में हैं। तो अगर उनसे मान लीजिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है, अपना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ता है, निर्दलीय लड़ता है, बिना किसी दल के, निर्दलीय यानी बिना किसी दल से चुनाव लड़ता है, और चुनाव जब वह जीत जाता है उसके बाद अगर वह किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, मतलब कि उस दल की सदस्यता ले लेता है, यानी कि उस दल को ज्वाइन कर लेता है, तब भी उसकी सदस्यता जो होती है वह रद्द हो जाती है, वह अयोग्य मान लिया जाता है।
यानी कि अगर वह सिर्फ बाहर से समर्थन देता है किसी पार्टी को तो वह अयोग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वह जा करके अपना उसमें विलय कर देता है, उसकी पार्टी सदस्यता ले लेता है, अपने आप को उसमें ज्वाइन कर लेता है उस पार्टी को, तो क्या है कि निर्दलीय जो भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीता उसकी भी सदस्यता जो है रद्द हो जाती है। आखिर सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य, अब देखिए दो तरीके होते हैं किसी सदस्य के बनने के लिए, या तो इलेक्शन से आए या तो नॉमिनेशन से आए। तो सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की समाप्ति के पश्चात, मान लीजिए जिस दिन वो नाम निर्देशित किया तो 6 माह की समाप्ति के पश्चात अपने मूल दल से किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि देखिए अब 4 परिस्थितियां हैं, एक या तो इस्तीफा दे दें, या तो अपने राजनीतिक दल के निर्देश के अनुसार मतदान ना करे या मतदान से विरत रहे, या कोई निर्दलीय प्रत्याशी है निर्दल जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में जाके सम्मिलित हो जाए। चौथा है सदन का कोई नाम निर्देशित है, नाम निर्देशित होने के 6 महीने के बाद अगर वह किसी अन्य दल में अपने मूल दल से किसी अन्य राजनीतिक दल में जाके सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब कब दल बदल विरोधी कानून जो है दल परिवर्तन करने पर भी सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं करता है। अब जो उसमें था प्रश्न कि कब इन पे लागू नहीं होता है, तो 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल है 1985 में जब आया कानून, जब आया यह 10वीं अनुसूची जब जुड़ी भारतीय संविधान में, तो स्टार्टिंग में यह प्रावधान था कि अगर कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य, मान लीजिए कि 1/3 सदस्य अगर उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं और अपना विलय कर लेते हैं, ठीक है, तो उन पर जो होता था दल बदल का कानून लागू नहीं होता था। अब आपको हम उदाहरण, तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। यानी कोई राजनीतिक दल है अगर उसके 1/3 सदस्य टूट करके किसी अन्य राजनीतिक दल में चले जाते हैं और अपना विलय कर लेते हैं, तो उसको क्या होता है दल बदल नहीं माना जाता, ये माना जाता है उस राजनीतिक पार्टी का विलय उसमें हो गया है, यानी जितने सदस्य टूट के गए हैं उनका। तो इस कानून की वजह से पहले जो दल बदल एकल होता था यानी इंडिविजुअल लेवल पे होता था, वो सामूहिक तौर पर होना शुरू हो गया, जिससे और बड़ा राजनीतिक भूचाल आना शुरू हो गया और देश में इसका खूब दुरुपयोग होना शुरू हुआ। लिहाजा साल 2003 में संसद में 91वां संविधान संशोधन, कितना 91वां संविधान संशोधन, कितने में 2003 में 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया। लेकिन अभी भी एक ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए अयोग्यता से बचा जा सकता है। अब क्या हो गया, उसमें क्या संशोधन किया गया, अब कर दिया गया कि यदि कोई राजनीतिक दल अपनी पूरी पार्टी का विलय, जैसे मान लीजिए कोई छोटी राजनीतिक पार्टी है या बड़ी ही है, बड़ी चाहे हो चाहे छोटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यदि कोई राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी पार्टी का विलय किसी अन्य पार्टी में कर देती है तो उसके सदस्यों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता और उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। दूसरा जो है, यदि किसी राजनीतिक दल ने अपने दल का किसी अन्य दल में विलय स्वीकार नहीं किया है, ठीक है, अगर कोई राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध है, ऐसे राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल है उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का भी निश्चय किया है। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है, उसमें से वो टूट करके अभी अलग तो हुए हैं, लेकिन उसने क्या है कि अभी अपना विलय दूसरी जिस पार्टी में गया, जिस राजनीतिक दल में, मान लीजिए कि ये पार्टी से टूट हुई, अब ये बी में इसके कुछ विधायक गए, अभी इसमें से मान लीजिए 10 विधायक टूटे थे और इधर गए हैं बी पार्टी में, तो अभी ये अपना विलय इस पार्टी में नहीं किए हैं, अभी विलय नहीं किए हैं, तो ऐसी दशा में क्या हो गया, विलय नहीं किया, एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने या एक पृथक समूह के रूप में ये लोगों ने कार्य करने का भी निश्चय किया है। और ऐसे विलय के समय से यथास्थिति ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि उतने के प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल है, यानी कि जिसका 10वीं अनुसूची जो क्लास 4 है उसके क्लास 1 के अनुसार ऐसा समझा जाएगा कि ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह उस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए
उसका मूल राजनीतिक दल है। यानी कि अगर वह अपना एक समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है और अपना विलय नहीं किया है, तो वह उसी राजनीतिक दल का ही सदस्य माना जाएगा जब तक कि अपना विलय नहीं कर लेता है। अब ऐसी परिस्थिति में ये समस्या आती है कि मान लीजिए कोई राजनीतिक दल में टूट हुई, जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो शिवसेना में टूट हुई, उसके मान लीजिए 55 विधायक थे, जिसमें से 2/3 मान लीजिए कि टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब एकनाथ शिंदे ने अभी बीजेपी में जो है अपना विलय नहीं किया है, बीजेपी में अपना विलय नहीं किया है, वो अपना अलग अस्तित्व के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसका जो अनुसूची का क्लास 4 है, जो उसका पैरा, उसके जो है पहले क्लास के उसका जो है क्लास उसका जो है बी वाला जो पैरा है, उसमें इसके बारे में प्रावधान किया गया कि वो एक समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं और हम पुरानी जो अपना मूल राजनीतिक दल है उसके सदस्य बने रहेंगे। अब ऐसी दशा में पहले ये डिसाइड होगा कि राजनीतिक दल किसका है, कौन उस राजनीतिक दल का ओनर है, कौन उस राजनीतिक दल का प्रमुख है। अभी राजनीतिक दल पे ही डिस्प्यूट हो गया कि राजनीतिक दल किसका है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब तक वह डिसाइड नहीं होता कि राजनीतिक दल किसका है, तब तक उसका अस्तित्व बना रहेगा, भले ही वो अपने जितने भी विधायक हैं उनका विलय बीजेपी में नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आती है कि राजनीतिक दल जो है, अगर वह ये हो जाता है महाराष्ट्र में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वर्तमान में वही करंट एग्जाम्पल आपके सामने, कि अगर महाराष्ट्र में अगर शिवसेना अगर मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में चली जाती है, तो फिर एकनाथ शिंदे को उन सदस्यों का विलय ले जाकर के बीजेपी में करना होगा, नहीं तो उनकी सदस्यता जो है स्पीकर जो है वो रद्द कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष जो है उनकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। लेकिन अभी ये वॉच एंड वेट का समय है, देखिए होता क्या है आगे। तो आगे और भी एक प्रावधान बता दें कि इसमें ऐसी दशा में सदस्यता नहीं रद्द होती है यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाते, तो यह समझा जाएगा कि मूल राजनीतिक दल का विलय नए राजनीतिक दल में हो गया है और ऐसी दशा में सदस्यों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा और उनकी सदस्यता बनी रहती है। अब इसमें और भी एक प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून से किसे छूट दी गई है। अब इसमें देखिए कि ये प्रश्न जो है कि किसको छूट दी गई है, तो इसमें कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निर्रहित नहीं होगा। यानी कि वह अगर चाहता है तो अपने पद को छोड़ सकता है, माने पद पर रहते हुए अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ सकता है, फिर भी वह अयोग्य नहीं माना जाएगा, वह योग्य ही माना जाएगा यदि वह ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई मान लीजिए विधानसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष है, मान लीजिए बीजेपी का है विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो मान लीजिए कि चाहे लोकसभा में हो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, अब उसका जो अध्यक्ष है अगर वह अपने पद पे जब बना रहे जो निर्वाचित हो जाता है उसके बाद वह चाहे तो बीजेपी की सदस्यता को छोड़ सकता है और वह अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है और छोड़ने के उसके पश्चात तब तक वह पद धारण किए रहता है जब तक कि उसकी राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है। तो तब तक वह मान लीजिए कि उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है और किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है। यानी कि उसके पास दो चीज़ें हैं, या तो अपनी मूल राजनीतिक दल का अगर सदस्यता छोड़ता है और वह पुनः अपनी राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं होता है, या किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी सदस्यता बनी रहती है। ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। यानी कि जब वह पद उसका समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगर वह अपने मूल दल में अगर सम्मिलित नहीं हो जाता है तो उसकी सदस्यता जो है वह रद्द हो जाएगी पार्टी से। ठीक, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसका निर्धारण कौन करता है कि कोई सदन का सदस्य जो है वह अयोग्य हो गया है, अयोग्य नहीं हुआ है। तो यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया यानी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे सदन के यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि मान लीजिए कि कोई सदस्य है, अगर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि उसने अपने पार्टी के विरुद्ध मतदान किया है या इस्तीफा दिया है
यह नाम निर्देशित किया गया था 6 महीने बाद किसी अन्य पार्टी में सम्मिलित हो गया है तो या निर्दलीय है और उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अगर ऐसी हरकत करता है तो तुरंत उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो वह क्या है कि यह इस चीज़ का अगर मान लीजिए वो जिद पकड़ के बैठा हुआ है तो इस प्रश्न का निर्धारण करेगा कौन कि उसकी सदस्यता बची है या चली गई है। तो इसका निर्धारण सभापति या अध्यक्ष करता है, ठीक। और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। यह तो लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि मामले न्यायालय में भी जाते हैं। परंतु यदि प्रश्न सभापति और अध्यक्ष की निर्भरता से संबंधित है तब वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। मान लीजिए कि अगर प्रश्न यह है कि सभापति ही अयोग्य हो गया है या अध्यक्ष ही अयोग्य हो गया है, अब इस प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा, क्योंकि वही और सदस्यों के मामले में उस प्रश्न का निर्धारण सभापति या अध्यक्ष ही करता है। लेकिन जब उसकी खुद की अयोग्यता की बात हो तो इस प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा। तो इसके लिए भी प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि वह सदन जो है किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेगा और उसकी जो है उसका जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। तो उन्हें बताया उसका निर्णय ऐसी कार्यवाहियाँ अनुच्छेद 122 और 212 के अर्थ में क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियाँ समझी जाएंगी। यानी कि ऐसी कार्यवाहियों पर न्यायपालिका को इंटरफेयर करने से वर्जित किया गया। अब न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। यह क्लास 7 है इसका। तो क्लास 7 जो कहता है ये इसको न्यायपालिका ने कई बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे ये कहा गया है कि इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी न्यायालय की। तो यह कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको न्यायपालिका ने कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। इस प्रावधान के बावजूद भी न्यायालय में ऐसे मामले हस्तक्षेप करती रहती है। आगे है दोस्तों कि दल बदल की घटनाएं। तो दोस्तों भारत में दल बदल की घटनाएं स्टार्टिंग से 1957 से ही शुरू हो गई थी। 1967 तक की अवधि में लगभग 542 बार लोगों यानी कि सांसद और विधायकों ने अपने दल बदले। 1967 में चौथे आम चुनाव में प्रथम वर्ष में भारत में 430 बार सांसद और विधायक ने दल बदलने का रिकॉर्ड कायम किया। 1967 के बाद एक और रिकॉर्ड कायम हुआ जिसमें दल बदलुओं के कारण 16 महीने के भीतर 16 राज्यों की सरकारें गिर गईं। तो दोस्तों ये उस समय स्टार्टिंग में बहुत होता था। आज भी आप देख ही रहे हैं कि इतना कानून टफ होने के बावजूद भी कि 2/3 अगर सदस्य जाएंगे किसी पार्टी को छोड़ करके तब भी मतलब कोई उसमें उनके ऊपर नहीं लगेगा। फिर भी उतने भी सदस्य कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ के चले जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में और सरकार गिरा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त भी दोस्तों बढ़ गई है। लोगों के अंदर नैतिकता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। जनादेश का कहीं ना कहीं वो व्यापार करना शुरू कर दिया है लोगों ने। इसीलिए घटनाएं इसी तरीके से 1979 में जनता पार्टी में दल बदल के कारण चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। इसी तरीके से 1980 के लोकसभा निर्वाचन के बाद कर्नाटक की कांग्रेस और हरियाणा की जनता पार्टी की सरकार दल बदल के कारण रातों रात इंदिरा की सरकार बन गई थी। तो ऐसे ढेर सारे दोस्तों उदाहरण हैं। दल बदल के कानून आने के बाद भी नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, गोवा, नागालैंड, मेघालय इतने में सब 1988, 89, 90 उसके 92 इधर 2001 मतलब ये घटनाएं कभी रुकी ही नहीं देश में दोस्तों। दल बदल की ये कंटिन्यू चलती रहीं। 1985 में आने के बाद कानून फिर भी चलती रहीं। उसके बाद 2003 में संशोधन भी हो गया। उसके बाद भी आपको बता दें कि 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल में दल बदल के कारण जो है कांग्रेस की सरकार गिराई गई और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी। 2009 में मेघालय में, इस तरीके 2005 में, 2010 में कर्नाटक, 2017 में गोवा में, 2017 में मणिपुर में, 2019 में कर्नाटक में दल बदल के कारण बीजेपी की सरकार बनी। तो ये घटनाएं कभी रुकी ही नहीं दोस्तों देश में और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नैतिकता का पतन ही होता दिख रहा है और लोग कहीं ना कहीं अब पैसे के लिए स्वार्थी हो चुके हैं, पद लोलुप हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एक बार विधायक बनने के बाद उस पद को छोड़ना नहीं चाहता और हमेशा वो सत्तारूढ़ पार्टी में रहना चाहता है। अब वो बार्गेनिंग करना चाहता है, सोचता है कि विपक्ष में रहने से क्या मतलब है, क्योंकि विपक्ष में पैसे उतने नहीं मिलेंगे। जिसकी सरकार रहती है उसमें मंत्री बनता है, उनको योजनाएं हर चीज़ की योजनाएं लागू करनी रहती है। तो योजना जितनी विकास की योजनाएं लागू करेंगे कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज बनता रहता है।
और आपको एक बात बताते कि अयोग्य करार होने पर क्या होगा। अगर किसी भी विधानसभा सत्र के दौरान कोई विधायक जो है अयोग्य करार दिया जाता है तो वह उस सत्र के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये भी जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई विधायक है और उसको अयोग्य स्पीकर ने घोषित कर दिया है, मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष ने, तो क्या होता है उस सत्र के दौरान चुनाव नहीं लड़ पाता है। यही नहीं, ऐसे किसी भी सदस्य को मंत्री भी नहीं बनाया सकता। मान लीजिए कि ये पार्टी से कोई एक सदस्य पार्टी छोड़ कर के बी पार्टी में गया, अब यह इसकी सदस्यता मान लीजिए कि अध्यक्ष ने रद्द कर दी, इसकी सदस्यता रद्द कर दी। अब यह जब तक वो सत्र चल रहा है तब तक यह फिर से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और दूसरी बात, इस पार्टी में अगर वो गया है, मान लीजिए ये यहाँ पर आकर के पहुँच गया, अब इस पार्टी में गया है तो इस पार्टी में इसको मंत्री का पद नहीं दिया जा सकता। इस पार्टी में इसको मंत्री का पद नहीं दिया जाए जब तक कि उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। मान लीजिए कि 3 साल का कार्यकाल बचा था, अब इसका कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, 2 साल ये इस पार्टी में था, 3 साल बचा था, अब इस पार्टी में भाग गया, तो इसको 3 साल तक क्या है, इसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जब फिर से वह निर्वाचित होगा और 3 साल के पहले इसका पहली बार निर्वाचन भी नहीं होगा, और ये जब फिर से निर्वाचित हो 3 साल बाद, तब फिर से इसको मंत्री बनाया जा सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक हो गया त्यागपत्र होता है, एक त्यागपत्र से भी इस्तीफा मतलब देते हैं, उस पर भी मान लीजिए, और अयोग्य करार देने पर, त्यागपत्र देने पर भी क्या होता है कि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि पार्टियां जो हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या विपक्ष में मान लीजिए जो मजबूत हैं, वो क्या करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को गिराना है। तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे इस समय यही चल रहा है कि जैसे कांग्रेस का ही था, तो कांग्रेस का 2020 में जैसे 22 विधायकों को, कांग्रेस के मध्य प्रदेश में 22 विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा जब दे दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उनका री इलेक्शन होना था। उनका बाई इलेक्शन जब हुआ तो वो जाकर के सम्मिलित हुए भाजपा में, उनका बाई इलेक्शन हुआ, कुछ लोग उसमें से दोबारा जीत करके गए, फिर से वह सरकार में आ गए। तो इसी तरीके से इन्होंने फिर कर्नाटक में 14 कांग्रेस के और जनता दल सेकुलर के 3 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे राज्य में एच डी कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई। तो इसी तरीके से फिर वहाँ बीजेपी ने सरकार बना लिया। तो अब ये एक नया ट्रेंड हो गया है कि दल बदलने से अच्छा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके विधायक को इस्तीफ़ा दिला दो, और उसके बाद क्या है, सरकार अपने आप अल्पमत में आ जाएगी, फिर उनका बाई इलेक्शन होगा, और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी अगर उसके पास ज़्यादा विधायक हैं, वो सरकार में रहेगी, तो कहीं ना कहीं मशीनरी का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत लेती है। तो इस तरीके से अब मैं आपको बता रहा था कि त्यागपत्र और अयोग्यता करार देने में क्या अंतर है। अगर कोई विधायक त्यागपत्र देता है तो फिर उसे सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि ये पार्टी है, अब इसमें से मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि 22 जो इस्तीफ़ा देके गए कांग्रेस से बीजेपी में जो गए, तो इनमें से जितनों को 22 को भी मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, क्योंकि फिर बाई इलेक्शन होगा, फिर जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं तो 6 महीना तो मंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं जो है, अगर उनको अध्यक्ष ने अगर अयोग्य घोषित कर दिया तो इनमें से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता, और उनका बाई इलेक्शन भी तब तक नहीं हो जब तक उनका शेष कार्यकाल बचा रहता है। तो यह दोनों में अंतर है दोस्तों, इस्तीफ़ा देने में और अयोग्य करार देने में। तो इस्तीफ़ा देने वाला रास्ता ज़्यादा सेफ नज़र आता है सभी को। यह एक प्रकार से लूपहोल्स लोगों ने ढूंढ लिया है कि किसी पार्टी के सदस्यों को इस्तीफ़ा दिला दीजिए और अपने आप वो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, दूसरी पार्टी के जो विधायक हैं और विधायकों को जोड़ के निर्दलीय दलीय और छोटी पार्टियों को जोड़ के सरकार बना लीजिए, फिर सरकार सत्ता में आएगी तो उसके प्रभाव से क्या होता है, उन विधायकों को जिता ले जाती है कुछ ना कुछ विधायक उसमें, क्योंकि पब्लिक भी सोचती है कि जो सरकार है वही विकास कर पाएगी, इसलिए फिर से वो उन्हीं को मतदान कर देती है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं पूरे जनादेश का कहीं ना कहीं ये लूट मच गया है, कहीं ना कहीं इसका अपहरण है पूरे जनादेश का। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी विचारधारा समाजवादी है या हमारी विचारधारा मान ली हिंदुत्व की है, तो अगर हम हिंदुत्व से जीत करके अगर फिर हम जा करके कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा में जाते हैं, तो जिन लोगों ने हमको हिंदुत्व की विचारधारा मान करके वोट दिया था, कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। या समाजवादी विचारधारा है, इससे जीत करके हम गए और पता लगा कि फिर हम पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो फिर कहीं ना कहीं उन लोगों की भावनाओं का कहीं ना कहीं अपहरण किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं उनको मतलब एक प्रकार से धोखा दिया जाता है। यही घटना बिहार में हुई। बिहार में एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक 5 जीते थे, 4 विधायकों ने तेजस्वी के राजद को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जनादेश का ही अपमान है। तो इस पर कहीं ना कोई अब फिर से संशोधन होने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसमें संशोधन का मेरा जहाँ तक अपना मानना है, तो इसमें संशोधन ये होना चाहिए कि जिस तरीके से मान लीजिए चाहे अकेले विधायक को रोका गया, चाहे 1/3 को भी रोका गया, 2/3 को भी रोका गया, तो इस तरीके से जो भी लूप होल्स थे इनका फ़ायदा उठा करके
की पार्टियां कहीं ना कहीं सरकार में तोड़जोड़ कर रही हैं। अब ऐसा होना चाहिए कि जिस भी राजनीतिक दल से कोई विधायक जीतता है वह तब तक उस दल में बना रहेगा जब तक कि उसके 5 का साल पूरा नहीं होता। अगर वह दूसरी उस पार्टी को छोड़ के जाता है, चाहे अकेले जाए चाहे 2/3 ही चला जाए, उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि उस पार्टी की विचारधारा से वो चुनाव जीतता है, ना कि अपनी व्यक्तिगत विचारधारा से। ऐसी परिस्थितियों में तभी कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाया जा सकता है। भले ही विधायकों की अपनी व्यक्तिगत कहीं ना कहीं उनकी जो स्वतंत्रता है वो ख़त्म होती जा रही है, कहीं ना कहीं पार्टियों के वो एक प्रकार से नुमाइंदे बन के रह जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई बोली, अपनी कोई उनका कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है। क्योंकि जैसे ही वो पार्टी विरोधी कोई भी काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता रद्द करने की उनको धमकी दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिससे कम से कम ये रहेगा कि हाँ, जनादेश का तो कम से कम अपमान नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।